वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इन्फिनिटी। मूवी की समरी ये है कि एक ही दिन में 4 मर्डर्स हो जाते हैं और वो भी अलग अलग जगहों पर। तो एक सीबीआई ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सारी की सारी मूवी इन्वेस्टिगेशन बेस पर ही चलती है। तो क्लाइमैक्स में पता चलता है कि किसने मारा, क्या वजह है। बीच बीच में जबरदस्त ट्विस्ट सामने आते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक अनजान बंदा एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार कर उस अधमरी लड़की को किसी जगह पर लाकर उसे जिंदा जला देता है। खैर दूसरे सीन में एक बार को दिखाया जाता है। बार खत्म होने के बाद जब वहाँ का एक लड़का सारे टेबल्स की क्लीनिंग करते रहता है, उसी एक टेबल पर एक बंदा मरा पड़ा होता है। दूसरे सीन में तुलसी राजन और हेमावती नाम के कपल पुलिस स्टेशन आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। सुक्कू नाम का एक कांस्टेबल इन दोनों का स्टेटमेंट लिखते रहता है। तभी इसी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुंदर आता है। इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, कितनी साल है और कब मिसिंग हुई थी। तो तुलसी राजन इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि मेरी बेटी का नाम है तमिलनी, उसकी उम्र 18 साल है और उसको मिसिंग हुए 2 दिन हुए हैं। सुंदर शॉक में रहकर पूछने लगता है 2 दिन से मिसिंग है तो आप क्यों आए हो कंप्लेंट लिखवाने के लिए, पहले नहीं आ सकते थे। हेमावती कहने लगती है अरे सर, हमने तो सोचा था कि हमारी बेटी अपने फ्रेंड्स के पास गई होगी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटी, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन चले आए। इस तरह से अपनी बेटी तमिलनी की कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं। तभी कांस्टेबल सुक्कू को वो बार वाला बंदा कॉल करके उस बंदे के मौत के बारे में बताने लगता है कि सर यहाँ पर बार में एक बंदा मरा पड़ा है, फौरन आप आइए। सो इस केस को डील करने के लिए इंस्पेक्टर सुंदर वहाँ पर जाने लगता है। इंस्पेक्टर जाने के बाद तभी सुक्कू को एक और कॉल आने लगता है कि अभी नेत्रिका न्यूज़पेपर का राइटर भूपालन की डेथ हो गई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी। ये खबर सुनने के बाद सुक्कू शॉक में रहकर वहाँ पर जाने लगता है उस राइटर के घर, और जाते जाते तुलसी राजन हेमावती से कहने लगता है कि आप कल सुबह आ जाइए, फिलहाल हम लोग थोड़ा जल्दी में है। सो दूसरे दिन सुबह सवेरे कांस्टेबल सुक्कू और इंस्पेक्टर सुंदर उस राइटर भूपालन के घर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगते हैं कि कल रात ही सीसीटीवी कैमरा वर्क क्यों नहीं हुआ, क्या इस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है, सच सच बताओ। इस तरह से सुंदर बेचारे इस सिक्योरिटी गार्ड को डांटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि इंस्पेक्टर सुंदर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और कहा जा रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर सुंदर को मारा, ये एक मर्डर है। खैर अब पुलिस वाले की डेथ हो गई है तो ये केस सीबीआई के ऑफिस में जाता है। उस पुलिस ऑफिसर सुंदर को मरे हुए 2 दिन हुए, लेकिन अभी तक नो रिस्पॉन्स, नो क्लू। तो सीबीआई का हायर ऑफिसर ये केस ईवी नाम के एक बंदे को सौंपने की सोचता है। सो दूसरे सीन में सीबीआई ऑफिसर ईवी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इंट्रोगेशन करते रहता है सोने के मामले में। और इसी तरह ईवी बहुत ही सिंसियर ऑफिसर होता है, किसी नेता वेता से नहीं डरता। उसके बाद तभी इसका हायर ऑफिसर ईवी के पास आकर वो 3 मर्डर्स केस सौंपने लगता है। वही पुलिस ऑफिसर सुंदर, राइटर भोपालन और वो बार में मरा है ना वो बंदा। उसके बाद ईवी अपने असिस्टेंट तिरुका को कॉल करके ये कहने लगता है कि तुम फटाफट से उस बार आ जाओ, मेरे हायर ऑफिसर्स ने उस केस को मेरे हाथ में दिया है, अभी वो सोने का केस खत्म हुआ नहीं, दूसरा केस मेरे सर पर आया। सो थोड़ी देर के बाद ईवी और तिरुका उस बार जाते हैं। यहाँ आने के बाद ओनर से पूछने लगता है क्या ये विटनेस कौन था। तो जिसने डेड बॉडी को देखा था वो लड़का आकर उस दिन जो हुआ वो सारी बात ईवी को बताने लगता है। उसके बाद ईवी इस बार का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तो ये बात पता चलती है कि उस बार में जब कोई भी नहीं था तो एक अनजान बंदा उस बंदे का गला काटकर मार दिया। और इसी तरह ये सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं होती। उसके बाद थोड़ा बैक जाकर देखने पर यह बात पता चलती है कि वो जो लड़का है ना वो आखिरी टेबल से कुछ उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तो ईवी उस लड़के को बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि तुमने आखिरी टेबल से क्या उठाया था। तो वो लड़का वो चीज ईवी को देने लगता है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये कोई गोल्ड मेडल है, और वो भी पाई शेप में। खैर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सुक्कू उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करते रहता है। तभी यहाँ पर ईवी और तिरुका आते हैं। सुक्कू के इंट्रोगेशन को देखकर इसको डांटने लगता है कि कौन सी एंगल से ये बंदा तुमको मर्डरर लग रहा है, खामखा इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, भेज दो इसको। बाद में खुद ईवी इस सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछने लगता है कि उस रात सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं काम कर रहा था। तो बाद में ये सिक्योरिटी गार्ड एक छोटा सा सीक्रेट बताने लगता है कि सर एक्चुअली वो राइटर है ना भोपालन, जब अपने घर को कुछ लड़कियों को ले आता है, उनमें से थोड़े कुछ पॉलिटिकल लड़कियां भी थी। अब भोपालन तो एक मीडिया पर्सन है, अब इसकी बात बाहर ना आए इसीलिए राइटर भोपालन ने जब कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है। कल रात भी मैंने ऐसे ही किया था सर। उसके बाद ईवी और तिरुक्का बस ऐसे ही बाहर आकर सड़क के पास चाय वगैरह पीते रहते हैं। तभी एक कार आकर
ईवी को मारने की कोशिश करने लगती है। आइन टाइम पर तिरुक्का ईवी को बचा लेता है। उसी पुलिस ऑफिसर सुंदर की फाइल में से एक और पाई शेप का पीस नजर आता है, वही कटा हुआ गोल्ड मेडल। ईवी इन दोनों पीसेस को मैच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दो तो मैच ही नहीं होते और उसको समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार ये चीज क्या है। उसके बाद ईवी और तिरुक्का राइटर भोपालन के घर जाकर वहाँ के लोगों से कुछ पूछताछ करते हुए घर की भी इंस्पेक्शन करने लगते हैं। घर आते समय ईवी कांस्टेबल सुक्कू को अपने घर लाकर इसको दारू पिलाते हुए इसके इंस्पेक्टर सुंदर के बारे में पूछने लगता है कि सुंदर कैसा बंदा था। तो नशे में आकर सुक्कू थोड़ा बहुत सच बताने लगता है कि सर इंस्पेक्टर सुंदर तो हर जगह पर रिश्वत लेता है, लेकिन सर एक मामले में बहुत ही अच्छा इंसान था, जितना भी ये रिश्वत लेता हम लोगों में बांट देता। कुछ दिनों पहले राइटर भोपालन के बारे में भी बात कर रहा था, मतलब राइटर भोपालन से एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, करोड़ों में पैसा मिलने वाला है, लेकिन इसी दरमियान में इंस्पेक्टर की मौत हो गई और उसी तरह उस राइटर की भी। मेरे बिना पैसा बांटने वाले थे, साले मर गए दोनों के दोनों। खैर दूसरे दिन ईवी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर अपने फ्रेंड नंदिनी से मुलाकात करने लगता है। अब तक जो हत्याएं हुई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगने लगता है। इसी बातों ही बातों में तिरुक्का ये देखता है कि कोई ईवी पर गन पॉइंट कर रहा है, टारगेट कर रहा है। फटाक से ईवी को हटाने पर वो गोली गलती से तिरुक्का के हाथ पर लग जाती है। बेचारा तिरुक्का बहुत जख्मी होता है। उसके बाद ईवी इस शूटर को देखकर अपनी बाइक के जरिए से इसको फॉलो करने लगता है। यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। इसी चेजिंग के दौरान वो बंदा ईवी के हाथ में एक पैकेट फेंकने लगता है। जब ईवी हॉस्पिटल आकर इस पैकेट को ओपन करता है तो इसमें एक और पाई शेप वाला गोल्ड कॉइन होती है, मतलब अब तक इसको 3 टुकड़े मिले। दूसरे दिन ईवी तुलसी राजन और हेमावती के घर जाता है, क्योंकि इनकी बेटी मिसिंग हो गई ना। वहाँ जाने पर यह बात पता चलती है कि अपनी बेटी मिसिंग होने के बाद वो वाइफ एंड हस्बैंड अपने घर को ही नहीं आए, बहुत दिनों से ये घर बंद पड़ा है। उसी मिसिंग केस के बारे में जानने के लिए ईवी दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है। सुक्कू कहने लगता है, हाँ सर, उन लोगों ने हमारे पुलिस स्टेशन में ही अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इस तरह से स्टेटमेंट पेपर देने लगता है। जब ईवी इस स्टेटमेंट पेपर को पलटाकर दिखने लगता है तो इसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसी रात ईवी इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए उस जगह पर जाने लगता है। एक्चुअली वो बहुत ही सुनसान जगह होती है, शहर से बहुत ही दूर। जब ईवी यहाँ पर आकर कुछ तलाश कर रहा होता है तो इसको एक हैरान कर देने वाली एक चीज नजर आती है। कुछ कुत्ते इंसान की डेड बॉडी को काट काट कर खा रहे हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन फॉरेंसिक वाले मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि कोई इस लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से जली नहीं होती। फेस टोटली खराब हो चुका होता है, पहचानने के लायक ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद नंदिनी यहाँ पर आकर इस डेड बॉडी के कुछ बॉडी पार्ट्स अपने लैब ले जाने लगती है ऑटोप्सी करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद नंदिनी ईवी के पास आकर इसके डिटेल्स बताने लगती है कि मरने वाली लड़की है और इसकी एज तकरीबन 20 साल होगी, और उसी तरह इस लड़की को मरे हुए तकरीबन 3 से 5 दिन हुए होंगे। और एक और शॉकिंग बात यह है कि शायद इस लड़की का गैंग रेप हुआ था, लेकिन वो रेप नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने अपनी मर्जी से 2-3 लोगों से कांड किया था, मतलब इट्स ए कॉन्सेंसुअल सेक्स। लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। खैर दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि जो लड़की मिसिंग हुई थी तमिलनी, वो अब मरी पड़ी है। उसी की डेड बॉडी फॉरेस्ट में मिली थी और अब फिलहाल उसके माँ बाप गायब है। दूसरे दिन ईवी और कुछ पुलिस वाले तुलसी राजन के घर जाते हैं। यहाँ आने के बाद ईवी इस घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। इसी घर में ऊपर वाले कमरे में ईवी ये देखता है कि एक सर्टिफिकेट का फ्रेम टूटा हुआ है और ये सर्टिफिकेट तमिलनी का है। तभी एक अनजान बंदा ईवी को कॉल करता है। ईवी पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है जिसने इस पर शूट करने की कोशिश की। कहने लगता है कि जो मैंने तुमको पीसेस भेजे उसी लड़की के गोल्ड मेडल के थे। दूसरे दिन अचानक से तुलसी राजन और हेमावती ईवी के पास आते हैं, क्योंकि सारे न्यूज चैनल में इन्हीं की न्यूज चलती रहती है। सो ईवी इन दोनों से पूछने लगता है, अरे आपकी बेटी की डेथ हो गई, किसी ने उसको जलाकर मार दिया, लेकिन आप कहाँ पर छुपे बैठे हो? हेमावती कहने लगती है, हमें पता है सर, हमारी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि इंस्पेक्टर सुंदर का केस क्या हुआ। ये सुनने के बाद ईवी शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि आप लोग पागल हो चुके हो, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप लोग क्या जवाब दे रहे हो। लेकिन फिर भी हेमावती यही पूछने लगती है कि सर आप बताइए। ईवी दोबारा कहने लगता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लगता है आप दोनों कुछ छुपा रहे हो। इस तरह से इन दोनों को अपने कस्टडी में ले लेता है। पुलिस वाले से कहने लगता है कि जब तक मैं ना कहूँ इन दोनों को कहीं पर भी मत भेजना। उसी रात ईवी रवि नाम के एक बंदे के घर जाने लगता है। रवि और कोई नहीं, जो बार में मरा था ना, उसी का नाम रवि होता है। घर के पास आने पर एक कपल ईवी से कहने लगते हैं कि एक्चुअली सर मैं यूएस में रहता था, उससे पहले इस घर में रवि नाम का एक बंदा रहता था। रिसेंटली हम लोगों ने ये घर लिया।
रवि के बारे में मैंने सिर्फ लोगों से सुना है कि रवि की पत्नी मरने के बाद वो हर रोज अपने घर प्रोस्टिट्यूट्स को लाया करता था, जिसकी वजह से नाइबर्स इस पर कंप्लेंट करने लगे। बाद में रवि ने दूसरी शादी कर लिया और रवि की पहली पत्नी की बेटी थी, उसको बहुत टॉर्चर किया करता था। रवि ने खुद उस बच्ची को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। इस तरह से उस ऑर्फनेज का एड्रेस बताने लगते हैं। ये जानने के बाद ईवी फटाफट से उस ऑर्फनेज आता है। वो बच्ची अर्पणा के बारे में पूछने लगता है कि अर्पणा इस ऑर्फनेज में रहती है। वहाँ की एक औरत कहने लगती है, अरे सर 10 दिन पहले ही अर्पणा की डेथ हो गई। ईवी शॉक में रहकर पूछने लगता है, वो कैसे? ये औरत कहने लगती है, अरे सर थोड़ी सी बीमार पड़ी थी, उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तभी उसकी डेथ हो गई। अर्पणा को चेक करने वाली और कोई नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाली नंदिनी मैडम है। जब नंदिनी मैडम हमारे ऑर्फनेज जाकर इन बच्चों की देखरेख करती रहती है। और एक और बात ये सर, पिछले 4-5 सालों से इस ऑर्फनेज के काफी सारे बच्चे ऐसे ही मर रहे हैं। कोई बच्ची बीमार होती, उसको हॉस्पिटल ले जाते, तभी उसकी डेथ हो जाती। ईवी पूछने लगता है कि कौन है यहाँ का इंचार्ज। ये औरत कहने लगती है, आदवन है सर। वही नंदिनी मैडम को यहाँ पर लाते हैं। आदवन का फोन नंबर लेकर जब कॉल करता है तो इसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि आदवन और कोई नहीं, तमिलनी का भाई होता है। मतलब जो लड़की जलकर मर गई ना, उसका भाई। सो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल करके ईवी दोबारा नंदिनी के पास जाता है और उस ऑर्फनेज के बारे में पूछने लगता है कि नंदिनी मैं अभी भी उस ऑर्फनेज से आ रहा हूँ, डिस्चार्ज पेपर से डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा है। नंदिनी कहने लगती है, अरे ईवी क्या बताऊँ मैं, वो लोग तो बच्ची सीरियस होने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाते हैं। अब मैं अपनी कोशिश करने लगी, लेकिन क्या करूँ, बचा नहीं पाई कुछ बच्चों को। उसके बाद ईवी नंदिनी से आदवन के बारे में पूछने लगता है तो नंदिनी साफ मना कर देती है कि ये आदवन कौन है, मुझे नहीं पता। बाहर आकर ईवी आदवन का नंबर तिरुका को देकर इसके सारे की सारी डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ नंदिनी अपने आदमियों को कॉल करके आदवन को फाइंड आउट करने के लिए कहती है। लगता है आदवन ने कुछ कांड कर दिया, इसीलिए ईवी ऑर्फनेज और मुझ तक पहुँच गया। उसके बाद ईवी दोबारा तुलसी राजन और हेमावती के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि आप दोनों ने ये बात क्यों छुपाई कि आपका एक बेटा भी है। हेमावती कहने लगती है कि आदवन हमारा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा है। यह सुनने के बाद ईवी इन दोनों को डरा धमकाकर आगे के बारे में पूछने लगता है, अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो यहीं पर सड़ते रहोगे। तो ये दोनों जो हुआ वो बताने लगते हैं कि जब इन दोनों की बेटी गायब हो गई तो इन दोनों ने आदवन को अपने घर बुलाया। डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों पुलिस स्टेशन जाकर इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाएंगे। इस तरह से जब ये दोनों बाहर जाते हैं तभी आदवन ऊपर वाले कमरे में आकर तमिलनी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, उस फ्रेम को फोड़कर उसका गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है। खैर पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट देने के बाद आदवन तुलसी राजन और हेमावती से कहने लगता है, अरे पापा वो चली गई तो जाने दीजिए, आपके पास तो मैं हूँ ना, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, और वैसे भी वो दोबारा लौटकर नहीं आएगी। ये सुनने के बाद हेमावती शॉक में रहकर आदवन से पूछने लगती है, लौटकर नहीं आएगी मतलब क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, क्या छुपा रहे हो? आदवन कहने लगता है कि माँ तमिलनी अब मर चुकी है, मैं उसका भाई होने के बावजूद भी वो मेरे साथ सोना चाहती थी। एक्चुअली कुछ दिनों पहले आदवन बस ऐसे ही अपने दोस्तों के रूम गया था, तो वहाँ पर इसकी बहन तमिलनी आदवन के दोनों दोस्तों के साथ मिलकर कांड कर रही थी। जब तमिलनी आदवन को देखा तो ये तो शॉक में रह जाती है। आदवन यही बात तमिलनी से पूछने लगता है कि तुम इतनी गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तमिलनी कहने लगती है कि देखो भाई, ये मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। अगर तुमको भी मेरे साथ सोना है, चलो अंदर कमरे में चलते हैं, बस ऐसे फिजूल का ज्ञान मत दो। ये सुनने के बाद आदवन को बहुत गुस्सा आता है। रूम से बाहर जाकर अपनी बहन का इंतजार करते रहता है। जब तमिलनी यहाँ पर आती है, आदवन दोबारा तमिलनी को समझाने लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तमिलनी कहने लगती है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं एक से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे एक साथ 2-3 लड़के चाहिए। तो तमिलनी की जिद देखकर आदवन एक चाकू लेकर अपनी बहन तमिलनी को मार देता है, बार बार स्टैब करके। इसको मारने के बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर इसको जला देता है। यही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये सच जानने के बाद तुलसी राजन और हेमावती बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं कि इनकी बेटी ऐसे निकली। उसके बाद ईवी आदवन का फोन रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, तो ये बात पता चलती है कि नंदिनी आदवन को जानती है और इसी तरह इन दोनों के बीच काफी सारी बार बातें हुई थी। फिलहाल नंदिनी इस कॉल में आदवन को वार्न कर रही होती है कि मुझे पता है कि तुम सीबीआई के पास जाने वाले हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, ज्यादा होशियारी ना करते हुए मुझसे आकर मिलो। उसके बाद ईवी के टीम मेंबर्स नंदिनी को फॉलो करने लगते हैं। उसी रात मौका देखकर खुद आदवन ईवी के सामने आता है
ईवी आदवन को देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। आदवन कहने लगता है, अरे सर पहले मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुनो। मैं खुद काफी दिनों से आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था, अब जाके टाइम मिला। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले नंदिनी आदवन के पास आकर ये कहने लगी, अरे आदवन, मैं थोड़ी तुमको बच्चों को किडनैप करने के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं ना, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। छोटे बच्चों के अंदर एक अजीब का फ्लूइड पाया जाता है और वो फ्लूइड लोगों को जवान रखने में काम आता है। जैसा यशोदा मूवी में दिखाया था ना, वही कॉन्सेप्ट। इस सीरम को हासिल करने के लिए बड़े बड़े मिलियनर्स करोड़ों देने वाले हैं। यही तो आजकल ट्रेंड है, यही तो बिजनेस है। तुम बस तुम्हारे ऑर्फनेज के बच्चों को मेरे पास ले आओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। तो आदवन पैसों की लालच में आकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों को ही मारने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन आदवन रवि की बेटी अर्पणा को इस ऑर्फनेज लाता है। अब बेचारा अर्पणा का फादर रवि खुद इससे प्यार नहीं करता। अर्पणा की बातें आदवन को बहुत पसंद आने लगती है, लेकिन फिर भी आदवन मजबूर होकर इस छोटी बच्ची अर्पणा को भी मार देता है, नंदिनी को दे देता है। अर्पणा को मारने के बाद आदवन को इसकी गलती का एहसास होता है। तो एक दिन इसी गुस्से में आदवन ने अपनी बहन तमिलनी को मार दिया, उसकी लाश को जला दिया। उसके बाद जो लोग इस कांड के पीछे थे उन सारे लोगों को मारता चला गया। पहले आदवन अर्पणा के फादर रवि को मार दिया उस बार में, उसके बाद राइटर भोपालन को, उसके बाद इंस्पेक्टर सुंदर को, और सारे सबूत ईवी के हाथ लगे। इसीलिए आदवन ईवी को थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहता था। खैर ये होने के बाद नंदिनी के आदमी फाइनली आदवन को पकड़ लेते हैं, उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। एट द सेम टाइम ईवी का असिस्टेंट तिरुका भी यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन बेचारे बंदे को नंदिनी के आदमी पकड़ लेते हैं। नंदिनी इस बंदे को मार देती है। अब यहाँ आने से पहले लोकेशन ईवी को भेजा होता है। ईवी यहाँ पर आकर इन सारे लोगों पर फायरिंग करने लगता है। इसी फायरिंग के दौरान नंदिनी मर जाती है। फाइनल सीन में जब ईवी मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है, तभी कोई बाइक वाला बंदा आकर ईवी पर फायरिंग करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।